ओके बेटा, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, या इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसर। ये वर्ड आपने सुना होगा अक्सर, है ना। कूलर का कंडेंसर खराब हो गया, पंखे का कंडेंसर खराब हो गया, है ना। इवन मोबाइल में भी कभी कभार बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जा रही, तो वो कई बार बोलते हैं कि भैया उसका जो बैटरी का जो कैपेसिटर है वो बेकार हो गया, खराब हो गया। तो ये कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ये यूज़ किया जाता है। एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। मल्टीपर्पज़ इस वजह से, जैसे कि मोबाइल मल्टीपर्पज़ है। मेन फंक्शन क्या है? कॉलिंग, है ना, एंड मैसेजिंग। और अब धीरे धीरे तो उसके तो कई सारे पर्पज़ हो गए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कैमरा, फोटो, है ना। ले फोटो, ये फोटो, वो फोटो, है, फिल्टर लगा के फोटो, है कि। एक तो साला वो समझ में नहीं आता जब आप बात करते हैं खासतौर से गर्ल्स के साथ, है कि नहीं? तो आप जब देखते तो इतना गोरी नजर आएंगी सामने वाली, गुलाब एकदम। भैया वो क्या है? और रियलिटी में सामने देखे, अरे तुम हंसो मत, मैंने इससे आप किसी से बात नहीं किया है ऐसे, जब तुम देख रहे हो ऐसे तो वही गोर एकदम, और बाद में देखे आए ये से क्यों, है ना। रियलिटी रखते नहीं यार। खैर, जो भी हो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। तो खैर, जो भी हो, तो आज देख रहे हैं। अब इसका सबका श्रेय कैपेसिटर को जाता है। अब कैपेसिटर को इसका कहां से श्रेय जा रहा है? मतलब मोबाइल का। मोबाइल उसी की बेसिस पे चल रहा है ना। तो भाई, ले देखिए, आप कैपेसिटर यूज करते हैं बहुत सारी जगह पे। इवन आप देखो, उसका इस्तेमाल होता है अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के। मतलब कैसे? तुमने वो देखा होगा एक ज़माने में, और रेडियो हुआ करते थे, वो ऐसा नॉब घुमाते थे और उसमें से फिर अलग अलग चैनल्स लगते, है ना। पुरानी पिक्चर में बताता कि ऐसा वो खागा घुमा रहे और एक आवाज़ आ रही, ये आकाशवाणी है ना, आज के मुख्य समाचार, जो भी है, फलाना फलाना वो। तो उसमें होता क्या था बेटा? उसमें अभी आप ईएमआई चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट है। उसमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ऐसा कुछ एक सिचुएशन होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा करते हैं। यहाँ एक बताऊंगा अभी आपको मैं। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस आप कम ज़्यादा करते रहते हो। उससे क्या होता है कि कैपेसिटी की वैल्यू बदलती है। कैपेसिटी की वैल्यू बदलती है। कैपेसिटी की वैल्यू बदलने के वजह से आपकी जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है आपके रेडियो वेव्स की, वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो ये सारे बदलाव आते रहते हैं इसके अंदर, इसीलिए कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ब्लॉक द डीसी सप्लाई एंड अलाउ द एसी सप्लाई। कुछ याद है कल का स्पेशल बैच का क्या पढ़े थे? रेक्टिफायर। कुछ इसका उल्टा था। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को जाने देता है। बोले कैसे जाने देता है? जी हाँ, आप आगे जाके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम की चीज़ होती है जो कैपेसिटर के जरिए बह सकती है, फ्लो हो सकती है। पता चलेगा वो चैप्टर में पढ़ेगा। खैर, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ट्यूनिंग, मैंने तो अभी कहा ही आपको, ट्यून करने के लिए, सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल होता है। और भी अलग अलग उसके यूजेस हैं। मगर सवाल उठता है करता कैसे काम। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप मेन पर्पज पे जाएंगे, उसके मेन पर्पज पे, तो कैपेसिटर का जैसा मोबाइल का मेन पर्पज कॉलिंग है, मगर वो मल्टीपर्पज है, मैंने कहा ना। तो वैसे ही कैपेसिटर का मेन पर्पज जो है चार्ज स्टोर करना। मेन उसका मुख्य काम क्या है? चार्ज का जमा करना, चार्ज को स्टोर करना, बहुत सारी चार्ज को स्टोर करना। ये अपन कंडक्टर में भी चार्ज स्टोर कर रहे थे, है ना। कंडक्टर में भी चार्ज स्टोर कर रहे थे। मगर आपको याद है मैंने लीकेज के बारे में बताया था कि आपकी एक लिमिट होती है जिसको हम कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं। उसके आगे आप चार्ज स्टोर ही नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश करो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन चार्जेस का वहां से लीकेज शुरू हो जाता है। और लीकेज कैसा होता है वो भी बताया था मैंने आपको, है ना। तो अब ऐसा है, मगर हमको तो जरूरत महसूस हुई यार, हम देख रहे हैं बैटरी बनाया मैंने, मोबाइल की बैटरी है, मगर 2-3 घंटे में ड्राई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये मैं क्या करूंगा ये लेकर? एक जमाने में हुआ होगा ऐसा, जब पहले पहले जमाने के, आपने कॉर्डलेस फोन के बारे में सुना होगा,
सुना है कॉर्डलेस फोन? नहीं तो बहुत ज़्यादा नया है क्या, है ना? कॉर्डलेस फोन आता था, लैंडलाइन फोन देखे? वो तो देखो, लैंडलाइन फोन्स देखे क्या? तो उसी में अमीरों का था कॉर्डलेस फोन, है ना? किसी के यहाँ कॉर्डलेस फोन है मतलब अमीर है भाई। एक मोबाइल जैसे ही रहता था वो भी, मतलब क्या है, जैसा फोन जैसे जैसे वो नहीं बात करने का रहता, तो वैसे ही रहता था। और मगर खास बात ये थी, उसको लेके तुम घूम सकते थे घर के अंदर, घर के अंदर, बहुत दूर नहीं। तुम आप गांव में जैसा मोबाइल पे डाल के लेके चले जाते वैसा नहीं। उसका मेन बेस जो रहता था वो घर में रहता था, और कुछ दूर तक उसकी रेंज रहती थी कि वो रिसीव करेगा, वहां से रिसीव होकर अपना सिग्नल अपने उस पे आएगा और हम बात करेंगे। और उसी कॉर्डलेस फोन पे यहाँ पर डायल्स होते थे, नंबर्स के डायल्स होते थे। आप डायल करते थे जो भी, अगर आपको छोटा सा एकदम बारीक सा कैलकुलेटर जैसा स्क्रीन होता था बताने के लिए कि क्या नंबर डायल कर रहे हैं अपन, तो वो बहुत बेसिक लेवल। तो वो कॉर्डलेस फोन की बैटरी को बार 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 चार्ज होना जरूरी रहता था, उसको ज्यादा देर तक आप यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप जितना देर मन कर रहा आप एक एक घंटा दो दो घंटा लेके घूम रहे उसके साथ में, एक लिमिट थी। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल आए। मोबाइल का जैसे जैसे यूज बढ़ता बढ़ता गया, तो आपने क्या नोटिस किया कि भैया बैटरी की यूजेज भी ज्यादा हो रही है। और जल्दी जल्दी डेढ़, जैसा मैंने कहा था कि भाई, एक तो पहले तो हमारे पास सादा नोकिया सैमसंग हुआ करता था, नोकिया हुआ करता था, लंबा चलता था एक दो दिन। फिर जब मल्टीमीडिया फोन आया, तो मेरे पास जो मल्टीमीडिया फोन था उसकी बैटरी की कैपेसिटी थी 7 से 8 घंटा, खत्म। अगर मैंने मान लो कुछ गाने वाने चला दिए, गाने तो होते ही नहीं थे उसमें, मगर रेडियो वीडियो कनेक्ट करके चला दिया, लगा दिया, 2-3 घंटे में काम खत्म, है ना? और ऐसे कॉमन था उस वक्त। मेजरली कैपेसिटी जो बैटरी की मानी जाती थी, मेजरली ऑन एन एवरेज एक दिन मानी थी पर डे। अभी भी वही है शायद, अभी भी उतनी है ना ऑलमोस्ट, है ना? मगर अभी कैसा है, अभी अपने जो अपन जो यूज कर रहे वीडियोस, उसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया उस दिन के, उस वक्त के कंपैरिजन में। तो उसके लिए पावर सप्लाई बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर वो क्वालिटी की वीडियोस मैं अभी रन करूं मेरे मोबाइल में, उस लेवल का मैं चलाऊं, तो ये 2 से 3 दिन का बैकअप मिल जाएगा मेरे को अराउंड से, है ना? मगर अभी कैसा है, उसका लेवल बढ़ गया 4K, आप देख सकते हैं, है ना? क्या क्या तो भी वीडियोस लाइक आज का 1080p आ जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के वीडियोस आप रन कर रहे हैं। तो देखो, ये चीज की जरूरत महसूस हुई कि आपको चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा और चार्ज को स्टोर करना है, कुछ भी होगा। तो उसके बीच में काफी चला चर्चा कि कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एक आइडिया आया कि देखो भाई, यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं अपन। इस प्लेट को मैंने क्या किया, पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। सो दिस इज प्लेट P1, ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। ओके। अब उसके पास मैं क्या करूंगा, एक ऐसी प्लेट ला के रखूंगा जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। या फिर एक काम करते रुको, पहले मैं कहूंगा कि इस प्लेट P1 पे कितना चार्ज है। आप कहेंगे इस पे कुल मिला के टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। और उस वजह से उसका पोटेंशियल, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या आएगा, तो बोले V आएगा, है ना? V पोटेंशियल। तो मैं बोलूंगा अभी क्या है कैपेसिटी बताओ तो अभी कैपेसिटी इसकी आएगी C=Q/V, अभी फिलहाल। अब मेरे पास एक दूसरा प्लेट है। ऐसा इमेजिन करो कि ये प्लेट का कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसे ये बता दे रहा हूं मैं चार्ज, मगर वो बताना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये भी गलत हो जा रहा है एक तरह से कंसेप्चुअली, बट ऐसा समझने के लिए आप ये इमेजिन करो कि कोई चार्ज है नहीं, किसी इलाके में कोई चार्ज नहीं, सारे चार्जेस बराबर बराबर में हर जगह बटे हुए हैं, न्यूट्रल है पूरी तरह से। अब फिर क्या हुआ, ये प्लेट को उठा के मैंने यहां ला के रखा, इसके करीब ला के रखा, क्या होगा, प्लेट P1 के पॉजिटिव चार्जेस प्लेट P2 के निगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेंगे, और प्लेट P2 के पॉजिटिव चार्जेस को अपने से दूर दूर ढकेलेंगे। ओके, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हुआ। अब क्या करना है बेटा, अपने को अर्थिंग से उसको कनेक्ट करना है। अब मैं इसको क्या करूंगा, अर्थ से कनेक्ट करूंगा। अब जब मैं अर्थ से कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा बेटा, कि जमीन से वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे और अपने आप को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब आप देखेंगे यहां पर प्लेट पे क्या आ गया बेटा, निगेटिव पोटेंशियल आ गया। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और उस वजह से यहाँ पर एक निगेटिव पोटेंशियल आ जाता है। अब मैं कहूंगा अच्छा चलो ठीक है, मान लिया,
मैं मुझे पता लगाना है कि अब नया वाला कैपेसिटी क्या आएगा। मैं बोलूँगा अब नया वाला चार्ज क्या है। चार्ज बोलता हम ये वाले प्लेट पे देखते हैं कुल मिला के कितना चार्ज आया। तो बोले यार अभी तो कोई चार्ज नहीं, जो है पुराना वही है। अच्छा ठीक है, तो बोले ठीक है ये चार्ज मैंने रख दिया, पुराना वाला वही चार्ज है। मगर ये हुआ कि ये निगेटिव प्लेट यहाँ पर आने की वजह से, निगेटिव प्लेट यहाँ आने की वजह से इस जगह पर और एक पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। इस प्लेट का पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है कि किसी चार्ज बॉडी के होने की वजह से अगर मैं 1 कूलम का चार्ज ला के रख रहा हूं तो उसको कितनी मेहनत करना पड़ेगी, है ना। जैसे कि इमेजिन करो ये 1 कूलम का चार्ज है, आप इन्फिनिटी से ला रहे हो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो ये है नहीं, और आप ये ला के रख रहे हो तो आपको मेहनत करना पड़ रही, ताकत लगाना पड़ रही, क्योंकि इधर के पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे पॉजिटिव चार्जेस को आने नहीं दे रहे। मैं फिर भी मैंने ताकत लगाया और लाके रख दिया, मैंने मेहनत किया, वर्क किया और लाके चार्जेस को वहां पे रख दिया। बोलिए। हाँ हाँ, वार्निंग दे रही है तुमने, मेरी तरफ से भी दे दो, भेज दो, टाइम पास हो रहा है। तो भैया ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा, कुछ वर्क करना पड़ रहा था, और वो वर्क को मैंने वी से इंडिकेट किया था। अब एक बात बता बेटा, बाद में बातें करो रे तुम। अब यहाँ पर क्या करो, निगेटिव प्लेट है वहां पे। अब मैं यहाँ पर वापस से 1 कूलम का चार्ज लेकर आ रहा हूँ, ला रहा हूँ यहाँ पर लाके रख रहा हूँ। तुमको क्या लगता है अब इस निगेटिव प्लेट के होने के वजह से मुझे पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या पहले से कम वर्क करना पड़ेगा? निगेटिव प्लेट के होने की वजह से 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूं मैं इन्फिनिटी से, बोलो ज्यादा वर्क करूंगा कि कम? कम क्यों? निगेटिव पोटेंशियल ना, वो तो अट्रैक्ट करेगा ना, हेल्प करेगा आने में। तो भैया इसके वजह से क्या होगा, है ना, इस चार्ज की वजह से, निगेटिव चार्जेस की वजह से यहां पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है भैया, अब नया पोटेंशियल वी माइनस वी डैश। बोले ये वी डैश क्या है? ये वाली प्लेट का पोटेंशियल है वहां पे। अच्छा अच्छा, मतलब इतना तो समझ में आया, पोटेंशियल पहले से कम हो गया है। अब अगर पोटेंशियल पहले से कम हो गया तो कैपेसिटी पहले से बढ़ गई, है ना। अब खासियत आपने क्या नोट कर, चलो आगे आ जाओ, बंद कर दो दरवाजा। अब स्पेशलिटी क्या है इसकी? स्पेशलिटी ये है कि आपने चार्ज स्टोर कर सकते हो, और अब बस बस हो गया। अब स्पेशलिटी ये है इस अरेंजमेंट की, अब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ गई। अरे भैया ये कम हो गया ना, C2 बढ़ गया, दैट मीन्स व्हाट, कैपेसिटी बढ़ गई, तुम और भी ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। और दूसरी बात क्या, सोने पे सुहागा, पोटेंशियल कम हो गया, मतलब क्या, तुमको और अगर चार्ज स्टोर करना है उस पर तो उसके लिए तुमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, आसानी से उस पर चार्ज जमा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाने, कैपेसिटी भी बढ़ गई, पोटेंशियल भी कम हो गया। तो अब इसी अरेंजमेंट को हम लोग ने नाम दिए कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। क्या नाम दिया इसको बेटा? कैपेसिटर या फिर जिसको कहेंगे कंडेंसर। आया समझ में बात? ठीक है, तो हम लोग इसको अब ऐसा डिफाइन करेंगे, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इंक्रीजेज द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। एक ऐसा डिवाइस है जिसने क्या किया, कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई बात समझ में? चलो अब रीड कर लो कंसेप्ट ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटर, पूरा यूजेस यूजेस सब रीड कर लो अब इसके। ओके, तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, सॉरी द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके 3 टॉपिक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ये हम लोग कल देखेंगे, आज ये दोनों कवर करने वाले हैं। देखो आसान है, कुछ भी नहीं है ये। सबसे पहले पार्ट पे हम लोग जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। वैसे कैपेसिटर जो होता है उसको बांटने के 2 नजरिए होते हैं।
एक नजरिया होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या मीडियम है ना। अभी आपने देखे कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर जब हम पढ़ रहे थे, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी। तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या मीडियम है? ऑफ कोर्स कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही होता है, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो सिरामिक हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वूल हो सकता है, कॉटन हो सकता है। तो ऐसा कोई मीडियम डाला जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो जाने देगा मगर चार्जेस को जाने नहीं देगा। तो अगर मैंने दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में सिरामिक भर दिया है तो उसे सिरामिक कंडेंसर कहा जाता है। अगर मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में कॉटन भर दिया तो उसे कॉटन कंडेंसर कहा जाता है ना। अगर वूल भर दिया तो वूल कंडेंसर कहा जाता है। ऐसे अलग अलग उसको नाम दिए जाते हैं। बट हमें मेनली हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हमारे सिलेबस में वो है क्लासिफिकेशन है कैपेसिटर का, जो कि बेस्ड है ऑन द डायमेंशंस, मतलब बनावट उसकी, है ना। जैसे कि सबसे पहला पैरेलल प्लेट कंडेंसर। पैरेलल प्लेट कंडेंसर, तो इसमें क्या होता है बेटा? दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, उसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक निगेटिवली चार्ज होती है। ऐसा क्यों होता है? आपने कंसेप्ट ऑफ कंडेंसर्स में देखा था। और ऑफकोर्स जो निगेटिवली चार्ज होता है वो अर्थ से कनेक्टेड होता है और बीच में यहां कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है। मान लो इस इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है ए एप्सिलॉन 0 के बाय डी। इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, डेरिवेशन अभी हमको देखना ही है इसका प्रूफ, अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक देखना है हमको। सेकंड, फिर आता है सिलेंड्रिकल कंडेंसर। सिलेंड्रिकल कंडेंसर, दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं। जैसे ये एक सिलेंडर हुआ, फिर ये एक सिलेंडर हुआ, ओके। अंदर वाले सिलेंडर को पॉजिटिवली चार्ज किया गया और बाहर वाले सिलेंडर को निगेटिवली चार्ज किया गया, इस तरह से। क्योंकि बाहर वाला सिलेंडर निगेटिवली चार्ज है, उसे अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और अर्थिंग से कनेक्ट करने की वजह से ही वो निगेटिवली चार्ज रह जाता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूंगा L इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर और आपका R1 और R2, जैसे R1 है अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस, आउटर सिलेंडर का रेडियस है R2, तो आपका ये फॉर्मूला ऐसा बनता है C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 के L। अगर कोई मीडियम है, यहां पर होता है मीडियम, ये इस जगह पे, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो नेचुरल लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। ये फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई एप्सिलॉन 0 के L के। अगर एयर है वहां पर तो के नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ 2 पाई एप्सिलॉन 0 L लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ R2 अपॉन R1। अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक आता है आपका स्फेरिकल कंडेंसर। स्फेरिकल कंडेंसर, अब देखो स्फेरिकल कंडेंसर में क्या होता है। एक स्फीयर होता है अंदर, इस तरह से। मान लो इसका रेडियस a है, एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इसका रेडियस b है। अंदर वाले स्फीयर को आपने पॉजिटिवली चार्ज दिया है और बाहर वाला स्फीयर अर्थ से कनेक्टेड है और इंडक्शन की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज बना रह गया अंदर से। और अब मैं जानना चाहूंगा कि जो मेरे पास स्फेरिकल कंडेंसर है उसका कैपेसिटी क्या आएगा। इसका कैपेसिटी का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के A इंटू बी अपॉन बी माइनस ए।
और अगर एयर है यहाँ पे, मतलब ये दोनों सिलेंडर के स्फीयर के बीच में एयर है, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें से हमें इस वाले का प्रूफ देखने का है, और वही यहाँ पर हमारा सेकंड वाला टाइटल है। और आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखो बेटा, तो हम बढ़ते हैं आगे। 2.12.2 कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर बोलो या कंडेंसर बोल दो, बात एक ही होती है। देखो, तो ये एक प्लेट है, से प्लेट P1, ये पॉजिटिवली चार्ज है। बिल्कुल सेम आइडेंटिकल प्लेट इसके बहुत करीब यहां रखी गई है, प्लेट P2, जो अंदर से नेगेटिवली चार्ज है। जैसे कि आपको याद है, मैंने कहा था जितना ये पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है। तो ये क्या करता है कि सभी के सभी पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो आउटर सरफेस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता, क्योंकि अगर यहाँ 100 पॉजिटिव चार्ज थे तो 100 नेगेटिव चार्ज इधर थे। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए सबके सब अंदर के एरिया में जमा हो जाते हैं। सबके सब अंदर के एरिया में जमा होने के कारण बाहर के इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। और याद रखिए ये जमीन से कनेक्टेड है, अर्थिंग है, ठीक है। तो अभी यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, ठीक है। अब प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर के बीच में, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में मैं एक पॉइंट P लेता हूं। अब मैंने कहा कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जरा बताओ। हाँ, गर्म ही चाहिए, ये लो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बताओ। बाहर तो है नहीं, क्योंकि सारे चार्जेस अंदर रुक करके बैठे हैं। यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस ने इधर के नेगेटिव चार्जेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप करके जोड़ी बना के बैठ गए। बाहर तो कुछ अवेलेबल है नहीं, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। अब कितना होगा, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, अगर आपको याद हो, जैसा कि ये वाला प्लेट जनरेट करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला प्लेट भी जनरेट करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी। तो उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी, जो कि हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कुल मिला के क्या हो जाएगी, सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एट पॉइंट P अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं कहूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं कहूंगा इतना होगा। ओके चलो माना। मगर आप बेहतर जानते हो सिग्मा जो कि क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको आप क्या लिख सकते हो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, भाई लिख दो वहां पे फिर। हाँ, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए आ गया। अब अगर मैं पूछूंगा कि ठीक है भाई ये तो हो गया, मगर एक और चीज है, E इक्वल्स टू आप V बाय डी भी लिख सकते हैं। हाँ ये आपके लिए नहीं आया अभी, ये आपको डायरेक्ट आ रहा है अभी फॉर्मूला ये, मगर पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में ये भी लिख सकते हैं। मगर कैसे, आप इसको देखो, उस बात से समझो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन आता है, फॉर्मूला क्या था, बोलो भाई। E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर या माइनस डीवी बाय डी एक्स। डीवी क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, डी एक्स क्या होता था, डिस्टेंस। वही तो खेल है यहाँ पे, यहाँ से ये प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, डिस्टेंस कितना है, डी है। तो E इक्वल्स टू वी बाय डी। डी याद रखना कि ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और ए म्हणजे काय, एरिया ऑफ द प्लेट्स। ओके शिफ्ट, ठीक है। एक काम करो फिर, ये वैल्यू याद डाल दो यहाँ पर। तो ये हुआ V बाय डी इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करना है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट को इधर ला लो,
बी को उधर भेज दो। तो अगर मैं कहूंगा ऐसा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू क्यू बाय बी। क्यू बाय बी क्या होता है? कैपेसिटेंस सी। मैं बोला ना बेसिक फॉर्मूला याद रखना, हर जगह काम में आएगा। तो क्यू बाय बी क्या होता है? सी, कैपेसिटेंस। दैट्स वाई मैं यहां लिख सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। ये मेरा फॉर्मूला रहेगा, वही फॉर्मूला है। अब के कहां गया? क्योंकि बीच में एयर है। एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? 1। आई बात समझे? देखो, देख लो, अभी पढ़ लो पूरा अच्छे से।